हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? जैसा कि आपने जब सीए कोर्स शुरू किया, आपने सोचा कि मैं तो बस 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे पढ़ूंगा। आप चिंता ही मत करो, चिंता वाली कोई बात ही नहीं है, अच्छे से पढ़ूंगा मैं। एक बार में अटेम्प्ट में क्लियर करूंगा, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे इंटर हो, चाहे फाइनल हो। ऐसा सोचा था ना? तो बच्चों, अब इतना टाइम हो गया आपको पढ़ाई करते हुए, कुछ मंथ्स हो गए इस सिलेबस को करते हुए हमें। तो क्या वही मोटिवेशन आप में अभी है बच्चों या नहीं? अगर नहीं है तो कुछ करना पड़ेगा बॉस, क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस है। ये टाइम वापस नहीं आएगा बच्चों। जो टाइम आप अभी दे रहे हो, जितना आप क्लास को टाइम दे रहे हो, उससे ज्यादा टाइम आपको अपनी सेल्फ स्टडी पे भी देना है बच्चों। क्योंकि सिर्फ क्लास लेने से अगर हो गया होता तो बात ही क्या थी। तो जितना टाइम बचता है आप लोगों के पास आफ्टर क्लास, तो आपको वो टाइम सेल्फ स्टडी में देना है बच्चों। एक शेड्यूल बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ कि मेरे को 2 सब्जेक्ट आज ये वाले करने हैं, 2 ये वाले कल करने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं 2 सब्जेक्ट में आपके, तो उनको एटलीस्ट आप बहुत आसानी से, आराम से, बड़े प्यार से कर सकते हो। तो जिनमें आपको प्रैक्टिस करनी है, उसको आप ज्यादा टाइम दो। आप शेड्यूल बनाओ बच्चों, शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलो। टाइम टेबल बनाओगे, प्लानिंग करोगे लाइफ में, तो सब सक्सेसफुल होगा। तो ज्यादा बड़ा लेक्चर मैं नहीं दूंगा, समझ जाओ, आप बहुत समझदार बच्चे हो। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने शुरू किया था डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग में डिमांड फोरकास्टिंग के फीचर्स, स्कोप, नेचर या टाइप्स हम लोगों ने पढ़े। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा बच्चों की डिमांड डिस्टिंक्शंस। डिमांड के टाइप्स क्या है, गुड्स के टाइप क्या है, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, प्रोड्यूसर ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सब पढ़ा आप लोगों ने। तो डिमांड फोरकास्टिंग क्या था? बहुत सिंपल और बहुत ही मजेदार टॉपिक था बच्चों। कि डिमांड फोरकास्टिंग मींस कि आप फोरकास्ट करना चाहते हो डिमांड को। आप डिमांड फोरकास्ट क्यों करते हो? ताकि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस, बिजनेस कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, सब कुछ स्मूथ तरीके से चले बच्चों। तो डिमांड फोरकास्टिंग इज फोरकास्टिंग फॉर फ्यूचर, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। फ्यूचर इज नॉट प्रिडिक्टेबल, बट कुछ ऐसे मेथड्स हमारे पास होते हैं जिससे हम फ्यूचर डिमांड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो डिमांड फोरकास्टिंग शॉर्ट टाइम भी थी, लॉन्ग टर्म भी थी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्कोप की, तो डिमांड फोरकास्टिंग लोकल एरिया से लेकर इंटरनेशनल लेवल फोरकास्टिंग भी बच्चों हम कर सकते हैं। तो डिमांड फोरकास्टिंग करना बहुत आसान तरीका तो नहीं है, बहुत इजी तो नहीं है, बट हाँ, हम कुछ मैथड्स का यूज करके, साइंटिफिक तरीके से या फिर कुछ इजी मैथड यूज करके डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, डिमांड फोरकास्टिंग 100% एक्यूरेट नहीं होती, बट हम अंदाजा, आइडिया लेके चल सकते हैं कि क्या होगा। कुछ ना होने से अच्छा ये है कि एटलीस्ट इतना पता हो कि मेरी डिमांड का अप्रोक्सीमेट आइडिया मुझे पता हो कि कितना मेरी डिमांड होने वाली है प्रोडक्ट की, कितना मुझे प्रोडक्शन करना है, कितना मुझे प्रिपेयर रहना है फॉर फ्यूचर। ये था डिमांड फोरकास्टिंग। तो डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो बहुत ध्यान से मन लगा के सुनना बच्चों कि डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स क्या हैं, कितने टाइप्स के हैं, कौन सा मेथड कब यूज होता है, कौन सा मेथड इजी है, इनएक्सपेंसिव है, कौन सा मेथड एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लेक्स है। ये सारे मेरिट डिमेरिट फीचर्स ऑफ मेथड्स आपको ध्यान रखने हैं बच्चों। तो मैं आपको डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड से शुरू करूंगा आज। एक एक लाइन को ध्यान से सुनना बच्चों, मेरे कंसेप्ट पे ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं। तो डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स पे आते बच्चों, शुरू करते हैं, चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। बच्चों, डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले एक चीज बोल रहे हैं यहां पर, क्या कि देयर इज नो इजी मेथड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर विद सर्टेनिटी। ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे हम इजीली एग्जैक्ट कितना होगा उसे फोरकास्ट कर लें। बट हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि द फर्म हैज टू अप्लाई अ प्रॉपर मिक्स ऑफ मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। कोई एक मेथड से आप चाहो कि फोरकास्टिंग कर लो, तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। किसी भी एक मेथड से आप एग्जैक्ट एक्यूरेट फोरकास्टिंग कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। आपको बहुत सारे मेथड्स को मिक्स करके एक प्रॉपर फोरकास्टिंग निकालनी होती है। तो इतना आसान तो फोरकास्टिंग नहीं है बच्चों। तो द वेरियस मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग आर एज फॉलो। सबसे पहला जो मेथड है बच्चा, सबसे पहला मेथड जो है डिमांड फोरकास्टिंग का, फर्स्ट मेथड, वो है सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। मेरी बात सुनना बच्चों ध्यान से। सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन। हम बायर की इंटेंशंस देखना चाहते हैं कि बायर मेरे प्रोडक्ट को लेगा नहीं लेगा। बच्चों, अल्टीमेटली मेरे प्रोडक्ट को खरीदता कौन है?
अल्टीमेटली हमारे प्रोडक्ट को खरीदता कौन है, यूज कौन करता है, हम बोलते हैं बायर्स। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बायर को ही पूछ लो ना, आप बायर से ही पूछ लो कि मेरा प्रोडक्ट वो लेगा या नहीं लेगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि ऐसे सर्वेस होते हैं कि बायर से पूछा जाता है कि भैया आप मेरा प्रोडक्ट लोगे या नहीं लोगे। इससे क्या होगा, हम अगर सभी बायर से या फिर कुछ बायर से, दोनों मेथड हम यूज कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं ये कि हमारे प्रोडक्ट को वो लोग इन फ्यूचर खरीदने वाले हैं या नहीं, तो उसे बोलेंगे हम बायर इंटेंशन सर्वे, सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन मेथड। तो बच्चों बायर इंटेंशन का सर्वे आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू लें, आप सीधा सीधा जाके बायर को पूछें कि आप मेरा प्रोडक्ट लोगे या नहीं लोगे। अगर लोगे तो ठीक है, मैं अंदाजा हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट खरीदने वाला है। तो पूरा सर्वे करने के बाद आप रिजल्ट पे आते हैं, इस रिजल्ट पे आते हैं कि कितने बायर्स मेरा प्रोडक्ट लेने वाले हैं और कितने मेरा प्रोडक्ट नहीं लेने वाले हैं। तो बायर इंटेंशन सर्वे से आप ये अनुमान, ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कितना बिकने वाला है इन फ्यूचर, और आपको कितना प्रोडक्शन करना है, कितना स्टॉक मेंटेन करना है, ये सब आपको पता चल जाएगा। तो बायर इंटेंशंस सर्वे जो है, इसमें आप क्या करते हैं बच्चों, इन दिस मेथड कस्टमर्स आर आस्क्ड व्हाट दे आर प्लानिंग टू बाय फॉर द फोर्थ कमिंग टाइम पीरियड, यूजुअली ईयर। मान लो अगले आने वाले साल में एक बायर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, और क्या मेरा जो प्रोडक्ट है वो उसे पसंद है। यानी एक क्वेश्चनर टाइप बना लिया, एक क्वेश्चनर बना लिया, सेट ऑफ क्वेश्चंस बना लिया, और उस क्वेश्चंस के थ्रू आप बायर से पूछ रहे हो भाई ये क्वेश्चनर भर दो, बस मेरे को पता चल जाएगा कि आप मेरे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या सोच रहे हैं। तो हम बायर को ऐसा बोलते नहीं है कि आप मेरे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या सोच रहे हैं, हम उससे या तो क्वेश्चनर फिल कराते हैं, फिर इंटरव्यू लेते हैं, और कुछ सिंपल से क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। तो बायर से पूछना इज कॉल्ड बायर सर्वे। आप बायर से पूछकर अंदाजा लगा रहे हो कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में होगी या नहीं, अगर होगी तो कितनी होगी, ज्यादा होगी या फिर कम होगी। बहुत सिंपल मेथड है बच्चों। तो दिस मेथड इन्वॉल्व यूज ऑफ कंडक्टिंग डायरेक्ट इंटरव्यूज और मेलिंग क्वेश्चनियर्स asking customers about their intentions or plans to buy the product or not. The survey may be conducted by any of the following methods. तो इस मेथड में अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, आप कस्टमर से डायरेक्ट इंटरव्यू ले रहे हैं। इंटरव्यू लेने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट कस्टमर को सामने बिठाकर इंटरव्यू ले, तो बहुत एक्सपेंसिव और तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा बच्चों। कौन सा बार के पास इतना टाइम है कि हमारे सामने बैठ के हमारे से बात करेगा और हमारे क्वेश्चंस के आंसर देगा। तो हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चनियर प्रिपेयर कर लेते हैं। क्वेश्चनियर क्या होता है बच्चों, सेट ऑफ, आपने देखा होगा बहुत बार कि बहुत सारा आप फॉर्म फिल करते हो, बहुत सारे फॉर्म आप फिल करते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, कुछ पर्सनल क्वेश्चन होते हैं, कुछ फैमिली क्वेश्चन होते हैं, ऑक्यूपेशन के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चनियर में हम क्या लिख रहे हैं, हम वो क्वेश्चन डाल रहे हैं क्वेश्चनियर में जो मेरे प्रोडक्ट की सर्वे से डायरेक्ट रिलेटेड है। मैंने वही क्वेश्चन डाले क्वेश्चनर में जो मैं बायर से पूछना चाहता हूं, जिससे मुझे पता चल जाए कि बायर की इंटेंशन क्या है, कि मेरा प्रोडक्ट को खरीदने के लिए वो प्लान कर भी रहा है या नहीं। तो बच्चों बायर इंटेंशन का सर्वे करने के लिए आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन एयर प्रिपेयर करने के बाद आप डायरेक्ट कस्टमर से भरवा सकते हो, या फिर कस्टमर्स को थ्रू मेल आप क्वेश्चनर सेंड करके भरवा सकते हो। हाँ, इसमें डीमेरिट्स भी है बच्चों, हर बायर इंटरेस्टेड नहीं होता है क्वेश्चनर को भरने में, तो डीमेरिट भी हम पढ़ेंगे, पर हम मेथड पढ़ रहे हैं कि ये मेथड क्या है। तो इस मेथड के अंदर आप दो तरीके से सर्वे कर सकते हो। सबसे पहला मेथड ये है बच्चों, कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड। कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड क्या है बच्चों, यहां पर आप क्या कर रहे हो, जहां पे आप क्या कर रहे हो बच्चों कि जितने भी बार हैं उन सब से आप इंटरव्यू ले रहे हो, where all the potential buyers, where all the potential customers of a product are interviewed about what they are planning for or intending to buy in the future. It is cumbersome, costly and time consuming. Complex method है, complex method. बच्चों हर बायर को सामने बिठा के उसका इंटरव्यू लेना, डायरेक्ट बायर से पूछना कि आप मेरे प्रोडक्ट को खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। हमारे पास बहुत सारे बायर्स, हम किस किस से पूछें, तो अगर आप सबसे पूछ रहे हो, अगर आप सभी बायर से पूछ रहे हो अबाउट कि वो मेरे प्रोडक्ट को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, क्या मेरे प्रोडक्ट को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, उसका हम इंटेंशन जानना चाहते हैं बायर का, और एक एक कस्टमर से पूछ रहे हैं, इज कॉल्ड कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड। कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड।
मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं बच्चा, बहुत सिंपल एग्जाम्पल हमारे पास, एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बच्चा, मैथड इज बायर इंटेंशन सर्वे। बायर के इंटेंशंस का सर्वे किया जा रहा है कि बायर क्या चाहता है। तो सर्वे में आप क्या कर रहे हो बच्चों, सर्वे में आप क्या कर रहे हो बच्चों, सबसे पहले आप यूज कर रहे हो कंप्लीट एन्यूमरेशन मैथड। कंप्लीट एन्यूमरेशन मैथड। आप एक एक बायर से पूछ रहे हो, हर एक बायर का आप इंटरव्यू ले रहे हो कि मेरे प्रोडक्ट को खरीदेगा या नहीं। मान लीजिए बच्चों, मेरे पास मेरे इंस्टीट्यूट में मेरे पास मेरे इंस्टीट्यूट में सीए फाउंडेशन बैच में सीए फाउंडेशन बैच में बहुत सारे मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं। मान लीजिए मेरे पास जो बैच है वो बहुत सारे बच्चों का बैच है, इसमें कम से कम 150 स्टूडेंट्स हैं। मान लीजिए 150 स्टूडेंट्स मेरे पास है बच्चों। मैं सभी सभी स्टूडेंट्स से, जो लोग सीए फाउंडेशन में लग रहा है कि हाँ वो बच्चे बिल्कुल आराम से पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली सर, उन सभी स्टूडेंट से, सीए फाउंडेशन के सभी स्टूडेंट से एक एक बच्चे को मैं पूछ रहा हूं, एक एक बच्चे को मैं पूछ रहा हूं कि भाई आप मेरे पास सीए इंटर में, आप मेरे पास सीए इंटर में ग्रुप 2 के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे या नहीं। आप मेरे पास सीए इंटर में ग्रुप 2 के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे या नहीं इन फ्यूचर। मैं सब कस्टमर से पूछ रहा हूं, सारे स्टूडेंट्स, मेरे कस्टमर कौन, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे आप कस्टमर्स। मैं सारे स्टूडेंट से पूछता हूं कि मेरे पास आप सीए इंटर में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे या नहीं। मैंने सब बच्चों से पूछा, मैंने एक भी बच्चे को छोड़ा नहीं, सबसे पूछा। इसे आप क्या बोलेंगे बच्चों, इसे आप बोलेंगे कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड। मैंने सभी कस्टमर्स, सभी स्टूडेंट्स का इंटेंशन जान लिया कि मेरे पास वो आएंगे या नहीं आएंगे। कुछ ने बोला सर हम आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। कुछ ने बोला सर हम नहीं आएंगे। तो कुछ बोलते हैं आएंगे, कुछ बोलते हैं हम नहीं आएंगे। तो मुझे अंदाजा हो गया, मुझे अनुमान हो गया कि सीए इंटर के बैच में मेरे पास कितने स्टूडेंट्स आने वाले हैं। तो इसे बोलूंगा मैं डिमांड फोरकास्टिंग थ्रू कंप्लीट एन्यूमरेशन। बायर इंटेंशन सर्वे के अंदर कंप्लीट एन्यूमरेशन मैथड। तो ये हो गया बच्चों आपका कंप्लीट एन्यूमरेशन मैथड। अब सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन मैथड के अंदर आप एक मैथड से और फोरकास्टिंग कर सकते हैं। वो मैथड क्या है? वो ये है कि सैंपल सर्वे मेथड। बच्चों कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड में क्या था कि आपने एक एक कस्टमर से पूछा, अपने प्रोडक्ट के जितने भी कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल कस्टमर जो खरीदते हैं हमारे प्रोडक्ट को, उन सब कस्टमर से पूछा कि आप मेरा प्रोडक्ट लेने के लिए प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप मेरे प्रोडक्ट को आगे फ्यूचर में और लेंगे या नहीं लेंगे। वहां आपने एक एक कस्टमर से पूछा, किसी को भी नहीं छोड़ा। लेकिन सैंपल सर्वे मेथड में ऐसा नहीं। सैंपल सर्वे मेथड में आप क्या करते हो बच्चों, आप एक एक कस्टमर से ना पूछ के ग्रुप ऑफ कस्टमर्स में किसी लिमिटेड कस्टमर से आप क्वेश्चंस पूछते हो। आप लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स से जानना चाहते हो कि मेरे प्रोडक्ट को लेंगे नहीं लेंगे, और उन सैंपल कस्टमर्स के बेस पे आप ये जज करते हो कि ये ले रहा है तो बाकी भी उसके साथ के प्रोडक्ट ले ही लेंगे, बाकी भी साथ के जो कस्टमर्स हैं उनके साथ के जो लोग हैं वो मेरा प्रोडक्ट को ले ही लेंगे। तो यहां पर आप कंप्लीट एन्यूमरेशन नहीं कर रहे हैं, यहां पर आप सैंपल कस्टमर्स, कुछ सिलेक्टेड कस्टमर से पूछ रहे हैं कि आप रेगुलर कस्टमर से पूछ रहे हैं कि मेरे प्रोडक्ट को वो लेंगे नहीं लेंगे, उसके साथ के जो और लोग हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, ग्रुप है, वो तो मेरा प्रोडक्ट फिर ले ही लेंगे अगर वो लेता है। तो ऐसे हमेशा होता है बच्चों, कुछ ग्रुप्स बने होते हैं सोसाइटी के अंदर, कुछ एरियाज में ग्रुप्स बने होते हैं कस्टमर्स के। तो ग्रुप्स जो बने होते हैं, पूरे ग्रुप को सर्वे करने से क्या फायदा, हम बोलते हैं टाइम बचाते हैं अपना, हम कुछ सैंपल ऑफ कस्टमर सेलेक्ट कर लेते हैं कि इस एरिया में से हम इन कस्टमर्स का सर्वे करेंगे, अगर ये कस्टमर खरीदते हैं तो इसके आसपास जो कस्टमर्स हैं, आसपास के फ्रेंड रिलेटिव जो हैं, पड़ोसी हैं, नेबर है, वो प्रोडक्ट को ले लेंगे। तो हम उसके बेस पर डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। तो यहां फर्क क्या, फर्क यह है कि हम एक एक कस्टमर का डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, यहां पे सिलेक्टेड सैंपल कस्टमर्स का सर्वे कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सैंपल सर्वे मेथड क्या है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चा, बहुत सिंपल है। सैंपल सर्वे वेयर only a few customers are selected and interviewed about their future plans
इट इज लेस कम्बरसम एंड लेस कॉस्टली मैथड। कॉम्प्लेक्स भी कम है, डिफिकल्टीज भी इसके अंदर कम है और टाइम कंज्यूमिंग भी कम है, क्योंकि आप सारे कस्टमर्स का सर्वे नहीं कर रहे बच्चों। उसके बाद एक मेथड और आता है बच्चों, बायर इंटेंशन सर्वे में एक मेथड और आता है बच्चा, वो क्या है? वो है एंड यूज मेथड। एंड यूज मेथड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान से सुनना। ये मेथड इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मन लगा के सुनना बच्चों कि एंड यूज मेथड क्या है। बच्चों कभी कभी क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट एज अ इनपुट, आपका प्रोडक्ट एज इनपुट किसी और के पास यूज होता है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिससे और फर्दर प्रोडक्शन होता है, आपका प्रोडक्ट एज अ इनपुट यूज होता है किसी और गुड्स को प्रोड्यूस करने में, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड वो लोग भी कर रहे हैं जो आगे और प्रोड्यूस करेंगे, और वो लोग जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो अल्टीमेटली किसको देंगे? आगे कस्टमर्स को बेचेंगे। तो हमारा एंड यूजर कौन है? जो प्रोडक्ट को यूज करता है। अगर उसकी डिमांड पता चल जाए कि वो कितना यूज करता है, तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड फोरकास्टिंग हो जाएगी। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि हम पहले उससे पूछते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को एज अ इनपुट यूज करता है। हम पहले उसका सर्वे करते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को एज अ इनपुट यूज करता है। तो इसे बोलते हैं एंड यूज मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना बच्चों। where the bulk of good where the bulk of good is made for industrial manufacturers who usually have definite future plans। बच्चों जो लोग हमारे प्रोडक्ट को एज इनपुट यूज करते हैं वो या तो फर्म्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उनको पता होता है हमें इतना प्रोडक्शन करना है, तो उनसे हम जान लेते हैं कि जो लोग हमारे प्रोडक्ट को एज इनपुट यूज करते हैं उनको कितना प्रोडक्शन करना है। अगर उनका प्रोडक्शन पता चल गया कि उनको आगे कितना बेचना है, आगे से ऑर्डर्स कितने आए हुए हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होने वाली है। तो बच्चों अल्टीमेटली हम किससे पूछ रहे हैं? जो हमारे प्रोडक्ट को एज इनपुट यूज करता है। बहुत सिंपल है। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फोरकास्ट। इन दिस मेथड बर्डन ऑफ फोरकास्टिंग इज पुट ऑन द कस्टमर्स। अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर है? बर्डन कस्टमर्स के ऊपर है, जो हमारे प्रोडक्ट को फाइनल एंड में यूज करेगा। उसके ऑर्डर्स कितने हैं उसका पूछना चाहते हैं। एग्जाम्पल देता हूं बच्चों मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। वेरी सिंपल एग्जाम्पल बच्चों, मैंने आपको भी बोला कि हमारे सीए फाउंडेशन के बैच में लगभग मान लो 150-200 स्टूडेंट्स हैं। ये स्टूडेंट्स जब एडमिशन लेते हैं तो इनको इनकी फीस के साथ साथ हम क्या देते हैं? नोट्स। क्या देते हैं बच्चों? नोट्स। जितने स्टूडेंट्स होंगे उतने ही नोट्स मुझे देने पड़ेंगे। तो बच्चों मान लो एक एक इंडस्ट्री है ए, दूसरी इंडस्ट्री है बी, और लास्ट में आता है बच्चों ये स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं बच्चों? ये स्टूडेंट्स हमारे नोट्स लेके जाते हैं, जिस नोट्स के अंदर हमने पेपर यूज किया है, और ये पेपर जो है ये इंडस्ट्री ए प्रोड्यूस करती है। इंडस्ट्री ए जो है ये पेपर प्रोड्यूस करती है बच्चों। अब मुझे ये जानना है कि मेरी जो इंडस्ट्री ए है, मान लीजिए मेरे पास जो इंडस्ट्री ए है, मुझे इस इंडस्ट्री में ये फोरकास्ट करना है कि पेपर की डिमांड कितनी होगी। अब पेपर एज अ इनपुट यूज होता है, पेपर एज अ इनपुट यूज होता है बी इंडस्ट्री में, जहां पे नोट्स बनाए जाते हैं, जहां पे नोट्स की प्रिंटिंग होती है बच्चा। तो ये है प्रिंटिंग प्रेस, जहां पर प्रिंटिंग होती है नोट्स की, यहां प्रिंटिंग मशीन लगी हुई। अब बी इंडस्ट्री इज फॉर प्रिंटिंग, ए इज फॉर पेपर मैन्युफैक्चरिंग, और लास्ट में जो है वो है स्टूडेंट, जिन्हें बोलते हैं हम कस्टमर्स। ये हमारे कस्टमर्स हैं। अगर मेरे को ये पता चल गया कि स्टूडेंट्स कितने हैं और कितने नोट्स मुझे चाहिए होंगे, स्टूडेंट्स हैं 150 स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे 150 बुक्स चाहिए, 150 नोट्स चाहिए बच्चों। और एक नोट्स में मान लो बच्चों 250 पेजेस हैं। 250 पेजेस की बच्चों बुक है और 150 बुक्स का ऑर्डर है, क्योंकि इन्होंने एडमिशन लिया, इन सबको नोट्स चाहिए। तो 150 बुक्स का ऑर्डर हमने दिया प्रिंटिंग वालों को, 150 स्टूडेंट्स का ऑर्डर हमने दिया प्रिंटिंग वालों को, 150 बुक्स का ऑर्डर हमने दिया प्रिंटिंग वालों को।
अब प्रिंटिंग वाले भैया इंडस्ट्री ए को बोलेंगे कि हमें 150 बुक्स के हिसाब से, एक बुक में 250 पेजेस है, वो 150 बुक्स के हिसाब से और 250 पेजेस के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो, हमें इतने पेजेस चाहिए। तो अल्टीमेटली इंडस्ट्री ए जो पेपर प्रिंट करती है, इसको अपनी डिमांड का पता चल गया कि मेरे पेपर की डिमांड कितनी होने वाली। इंडस्ट्री ए ने बच्चा, इंडस्ट्री ए ने डिमांड फोरकास्टिंग कैसे किया बच्चों बोलो? इंडस्ट्री ए ने डिमांड फोरकास्टिंग कैसे किया बच्चा बोलो? इंडस्ट्री ए ने देखा कि मेरा प्रोडक्ट एज अ इनपुट कहां यूज होता है, मेरा प्रोडक्ट एज अ इनपुट यूज होता है इंडस्ट्री बी में, जहां पे प्रिंटिंग होती है नोट्स। और नोट्स कौन खरीदता है? स्टूडेंट्स खरीदते हैं, इंस्टीट्यूट खरीदता है, स्टूडेंट्स को देता है। तो अगर मुझे एंड कस्टमर, एंड यूज जो कर रहा है वो पता चल जाए कितनी डिमांड कर रहा है, मेरे पेपर की डिमांड क्या होगी मुझे पता चल जाएगा। तो इस तरह से एंड यूज मेथड में आप अल्टीमेटली बायर्स की इंटेंशन देख रहे हैं को कितना लेने वाला है और मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी मुझे पता चल गया। तो ये मेथड भी किसमें आता है? बायर इंटेंशन, सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन के अंदर ये मेथड आता है बच्चों। अब यहां क्या लिख रहे हैं सुनिएगा बच्चों ध्यान से। So where the bulk of good is made for industrial manufacturers who usually have definite future plans, this method is useful. This method is useful for short-term forecast. In this method, burden of forecasting is put on the customers. बहुत सिंपल मेथड था बच्चों। तो हमने डिमांड फोरकास्टिंग का पहला मेथड सर्वे ऑफ बायर इंटेंशंस कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर तीन मेथड थे, कंप्लीट एन्यूमरेशन, सिंपल सैंपल सर्वे और एंड यूज मेथड। तो कंप्लीट एन्यूमरेशन में क्या पढ़ा बच्चों आप लोगों ने? कंप्लीट एन्यूमरेशन में आपने ये पढ़ा कि हम एक एक बार को पूछ रहे हैं, एक एक स्टूडेंट को पूछ रहे हैं कि क्या मेरे पास इंटर में इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आएंगे, सबसे पूछा मैंने, ये था कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड। सैंपल सर्वे में क्या किया हमने कि सबसे ना पूछ के कुछ सैंपल ऑफ बायर से पूछा, सेलेक्टेड लोगों से पूछा कि आप मेरे पास आएंगे नहीं आएंगे, मेरे प्रोडक्ट को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। उन सैंपल के बेस पे हमने जज किया कि ये खरीदेंगे तो बाकी और के साथ है वो भी खरीदेंगे, डिमांड फोरकास्ट कर लिया। तो इन सारे मेथड्स में बच्चों एग्जैक्ट एक्यूरेट डिमांड फोरकास्ट नहीं हो पाती। तो इनको हम बोलते हैं कि ये मेथड टाइम कंज्यूमिंग भी है, कॉम्प्लेक्स भी है और सब्जेक्टिविटी भी यहां पर है कहीं ना कहीं। तो हम अब कुछ ऐसे मेथड पढ़ेंगे जहां पर हम बायर इंटेंशन को ना देखकर सेलर्स को देख सकते हैं, एक्सपर्ट्स को देख सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग करेंगे डिमांड फोरकास्टिंग। तो दूसरा मेथड डिमांड फोरकास्टिंग का क्या है बच्चों सुनिएगा ध्यान से। सेकंड मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग इज कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। कलेक्टिव ओपिनियन मेथड बच्चों, इस मेथड का एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है जो आपको ध्यान रखना है। इस मेथड का एक इंपॉर्टेंट नेम है, वो है सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड और ग्रास रूट्स अप्रोच। ग्रास रूट अप्रोच क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगा, आपको ध्यान से मन लगा के सुनना है बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा व्हाट इज ग्रास रूट अप्रोच। इस मेथड को हम ग्रास रूट्स अप्रोच क्यों बोलते हैं और कलेक्टिव ओपिनियन मेथड क्यों बोलते हैं। बच्चों अब तक आपने पढ़ा कि हम बायर्स के अकॉर्डिंग, हम बायर्स का सर्वे करने के बाद डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं, पर इस मेथड में हम बायर का सर्वे ना करके हम सेल्समैन, सबसे ज्यादा अटैच कौन होता है, सबसे ज्यादा कस्टमर से अटैच कौन होता है, क्लोज कौन होता है, हम बोलते हैं सेल्समैन होता है। दुकान का मालिक, शोरूम का मालिक कस्टमर से इंटरैक्ट नहीं करता जितना सेल्समैन कस्टमर से इंटरैक्ट करता है। जब कस्टमर या आप लोग किसी शोरूम पे जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, आप किसी मान लो शोरूम पे ही चले गए, आपने वहां पे कोई गैजेट मांगा, मोबाइल फोन मांगा, टीवी मांगा, एलईडी मांगा, कुछ भी मांगा, तो आप सेल्समैन से मांगते हैं भैया ये है क्या आपके पास, आपको सेल्समैन बताता है हाँ ये प्रोडक्ट अवेलेबल है नहीं। तो अल्टीमेटली सेल्समैन को पता है कि बायर किस तरह का मेरे पास है, कौन सा बायर किस टाइप की डिमांड मेरे पास लेके आता है। सेल्समैन को पता है कि इस सिचुएशन में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं, आप लोगों को पता है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग, पास्ट बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग और जो करंट प्रेजेंट में ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर सेल्समैन जो है या फिर एक्सपर्ट्स हैं या एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स कुछ और हमारे पास कंसल्टेंट्स हैं, तो उन सबकी एडवाइस ओपिनियंस लेके हम डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे इस मेथड में। तो सबसे पहली चीज बच्चों, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड में सबसे पहला जो मेथड है वो है
अंडर दिस मैथड सेल्समैन मेथड इसको आप बोलेंगे, या सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड इसको आप बोलेंगे बच्चों। तो सेल्समैन आर आस्क्ड टू एस्टिमेट expectation of sales in their territories, in their area. Salesmen are considered to be the nearest person to the customer. सबसे कस्टमर के क्लोज कौन है? तो सेल्समैन है बच्चों। Retailers and wholesalers and have good knowledge and information about the future demand trend, कि कल क्या डिमांड होगी कस्टमर्स के अलावा सेल्समैन भी जानता है। तो हम सेल्समैन से पूछेंगे कि भैया देखो, एक शोरूम का जो ऑनर है वो सेल्समैन से पूछेगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कस्टमर किस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, कस्टमर कैसे प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है मुझे बता। तो सेल्समैन से पूछेगा, सेल्समैन से पूछने के बाद वो प्रोडक्ट को उतना प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर सेल्समैन से पूछा जा रहा है, सेल्समैन को ओपिनियन लिया जा रहा है कि किस प्रोडक्ट की डिमांड होने वाली है, किसकी नहीं होने वाली है। वहां पे बहुत सारे सेल्समैन है। कुछ सेल्समैन ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो बोलते हैं कि ये वाला टीवी का मॉडल अब ज्यादा बिकेगा, ये वाला मोबाइल का मॉडल अब ज्यादा बिकेगा। दूसरे सेल्समैन बोलते हैं ये वाला मॉडल नहीं बिकेगा भाई, ये वाला बिकेगा। तो हर सेल्समैन के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। कुछ सेल्समैन ऑप्टिमिस्टिक होते हैं प्रोडक्ट को लेकर कि ये बिकेगा, कुछ सेल्समैन बोलते हैं ये वाला मॉडल नहीं बिकेगा। तो आधे सेल्समैन बोल रहे हैं कि ये बिकेगा, आधे बोल रहे हैं नहीं बिकेगा। तो ऑप्टिमिज्म भी है, पेसिमिज्म भी है, मतलब पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। तो दोनों चीजों को मिलाकर कलेक्टिव ओपिनियन देखेंगे कि प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट निकल रहा है, क्या ट्रेंड निकल रहा है। तो यहां पर देखो बच्चों ध्यान से क्या लिखा हुआ है, द एस्टिमेट्स of all the sales force is collected are examined in the light of proposed changes in selling price, product design, expected competition, etc. and also factors like purchasing power, employment, population, etc. बच्चों देखो, अब तक हमने ये पढ़ा कि पहले हम ये जानेंगे कि सेल्समैन क्या बोल रहे हैं, सेल्समैन के जानने के बाद ये जानेंगे कि सेल्समैन ने तो बता दिया ये प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, उसके अलावा हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। अगर हमारी कंट्री के अंदर इंप्लॉयमेंट कम हो गई, अगर हमारी कंट्री के अंदर कोई एपिडेमिक आ गया, अगर हमारी कंट्री के अंदर लोगों की इनकम लेवल कम हो गई, अगर लोगों की परचेसिंग पावर कम हो गई, तो लोग प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। अगर इंप्लॉयमेंट बढ़ गई, ठीक है, उसके अलावा एपिडेमिक अब कुछ भी नहीं, नॉर्मल सिचुएशन चल रही है, लोगों की इनकम लेवल बढ़ गई, लोगों की जॉब्स अच्छी मिल रही है, पैसे उनको ज्यादा मिल रहे हैं, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ रही है, तो प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। तो ऐसे फैक्टर्स भी कुछ होते हैं जो देखे जाते हैं, उसके बाद डिमांड को फोरकास्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सेल्समैन की बात भी हो गई और अदर फैक्टर्स को भी हमने देख लिया कि इनका क्या चेंज है, इनके चेंज होने से डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चों सेल्समैन के साथ साथ अदर फैक्टर्स को भी यहां ध्यान में रखते हुए डिमांड फोरकास्टिंग की जाती है, सच एज एम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, परचेसिंग पावर, लोगों की इनकम, आने वाला एक्सपेक्टेड कंपटीशन, या प्रोडक्ट के डिजाइन में बहुत चेंज हो रहे हैं तो इस डिजाइन की डिमांड होगी या नहीं होगी। तो प्रोडक्ट के डिजाइन को भी देखकर तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स को भी साथ में लिया जा रहा है सेल्समैन के ओपिनियंस के साथ साथ। तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द सेल्समैन, सबसे पहले सेल्समैन से उसकी नॉलेज के हिसाब से। और दूसरा इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है? तो ड्रॉबैक ये है, ये सब्जेक्टिव मेथड है। सब्जेक्टिव मींस कि ये मेथड पर्सन टू पर्सन अलग अलग है। इस मेथड के जो ओपिनियंस हैं वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग हैं। कुछ सेल्समैन कुछ और बोल रहे हैं, कुछ सेल्समैन कुछ और बोल रहे हैं, तो किसका ओपिनियन लिया जाए? सब्जेक्टिविटी यहां पर। तो यहां ये मेथड में जो ओपिनियन दिए जा रहे हैं वो सब्जेक्टिव इन नेचर है, डिफरेंट है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये इसका ड्रॉबैक है बच्चों, क्योंकि हर सेल्समैन के इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग है, हर सेल्समैन का ओपिनियंस अलग है, हर सेल्समैन का सोचने का तरीका अलग है, हर सेल्समैन का विजन अलग है प्रोडक्ट को लेकर। तो सबके जो ओपिनियंस होंगे वो अलग अलग होंगे, तो दिक्कत ये आएगी किसकी ओपिनियन ली जाए। तो कलेक्टिवली हम एक कॉमन कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि इसका ओपिनियन सबका मिला के ये ठीक है, चलो ये ओपिनियन भी ठीक है, इसके हिसाब से हम डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। तो इस हिसाब से बच्चों यहां पर होता है डिमांड फोरकास्टिंग थ्रू कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, या फिर सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड, या इसे बोलते हैं हम ग्रास रूट्स अप्रोच। व्हाई सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड इज कॉल्ड ग्रास रूट्स अप्रोच? क्योंकि हम बिल्कुल जड़ तक, बिल्कुल नीचे जा रहे हैं। सेल्समैन सबसे क्लोज है कस्टमर के, उससे पूछ रहे हैं भाई तू बता कि डिमांड कितना होगा हमारे प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी। तो बिल्कुल जड़ तक जाना, और ये सेल्समैन है जो सबसे क्लोज है बाहर के, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्स फोर्स ओपिनियन को ग्रास रूट्स अप्रोच। बच्चों
अब तक हमने ये देखा कि पहले मेथड में हम पढ़ रहे थे कि बायर की इंटेंशन देखी जा रही थी कि बायर जो है वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है या नहीं। हम बायर की इंटेंशंस के बेस पे जज कर रहे हैं कि हमारी डिमांड की फोरकास्ट है, हमारी डिमांड की जो प्रोडक्ट की डिमांड है फ्यूचर में कितनी होगी, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आके कितना बिकेगा, उस हिसाब से हम प्रोडक्शन करेंगे, उस हिसाब से हम स्टोरेज भी करेंगे, इन्वेंट्री मेंटेन भी करेंगे। तो दूसरे मैंने पढ़ा आपने कि सेल्स फोर्स ओपिनियन में ग्राफ रूट अप्रोच के अंदर कि सेल्समैन से पूछा जा रहा है कि भाई तू बता कि हमारा प्रोडक्ट कस्टमर लेगा नहीं लेगा, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड आज ज्यादा आ रही है और कल कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा आएगी, अब आज का क्या ट्रेंड है और कल क्या ट्रेंड होगा, उस हिसाब से हम प्रोडक्शन, उस हिसाब से इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे प्रोडक्ट्स का। समझ रहे हो बच्चों? इसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। वो मेथड है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, ऑल्सो कॉल्ड डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड क्यों बोलते हैं? एक ऑलिव हैमलर नाम के बंदे ने, रैंड कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए के पर्सन ने बोला इस मेथड को आप बोलोगे डेल्फी मेथड, नाम दिया गया। तो इस मेथड में क्या है? इस मेथड में फोरकास्टिंग कैसे की जाए? इस मेथड में ना बायर्स से ना सेलर्स से, ना बायर के ओपिनियंस लिए जा रहे हैं ना सेलर्स के ओपिनियन लिए जा रहे हैं। इस मेथड में स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट, जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड लोग हैं, एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, एडवाइजरी के लोग हैं, जो कंपनी ने स्पेशल हायर कर रखे हैं कुछ ऐसे, उनसे हम पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कितनी। तो ये है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। सुनिएगा बच्चों, अंडर दिस मेथड of demand forecasting, views of specialist experts and consultants are sought to estimate the demand in future. These experts may be of the firm itself, like the executive and sales manager or consultant firm who are professionally trained for forecasting demand. बच्चों कुछ इंडस्ट्रीज में, कुछ फर्म में ऐसे लोगों को हायर किया जाता है जो सिर्फ डिमांड फोरकास्ट करते हैं, जो ये देखते हैं मार्केट का सर्वे करके कि इस प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में कितनी होगी, इसका ट्रेंड आगे जाकर क्या होगा। तो उनका काम सिर्फ यही है, डिमांड फोरकास्टिंग करना रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो एक्सपर्ट्स को पता है, ना बायर से पूछ रहे ना सेलर से पूछ रहे, एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी। हर प्रोडक्ट का अलग अलग एक्सपर्ट होता है। आप देखते हो टूथपेस्ट के अलग एक्सपर्ट्स हैं, डिटर्जेंट्स के अलग एक्सपर्ट्स हैं, है ना, सोप्स के अलग एक्सपर्ट्स हैं। तो अलग अलग एक्सपर्ट्स कंपनी ने हायर कर रखे हैं और एक्सपर्ट्स से पूछती है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, मेरे को बताओ, ताकि हम प्रोडक्शन उस हिसाब से कर सकें। तो इस मेथड को बोला गया डेल्फी टेक्निक, डेवलप्ड बाय ऑलिव हैमलर, रैंड कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन बन सकता है। और इस मेथड में हम ओपिनियन ले रहे हैं नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स के फॉर फ्यूचर डिमांड, ना सेलर के ना बायर के। तो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन, अब क्वेश्चन ये होता है बच्चों कि एक्सपर्ट्स इतने सारे हैं, किसी एक एक्सपर्ट से तो ओपिनियन हम लेंगे नहीं, यहां पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, सारे एक्सपर्ट्स के ओपिनियन अलग अलग है। तो आगे का प्रोसेस क्या है बच्चों, वो जानिए। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सभी एक्सपर्ट से ओपिनियन लिए जाते हैं, सब एक्सपर्ट्स आपस में अपने अपने ओपिनियन एक्सचेंज करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब ओपिनियंस को एक्सचेंज किया जाता है तो किसी एक्सपर्ट को नहीं पता कि ये ओपिनियन कौन से एक्सपर्ट का है। बिना आइडेंटिटी बताए एक्सपर्ट्स अपने ओपिनियंस को एक्सचेंज करते हैं। ओपिनियंस एक्सचेंज करने के बाद सारे ओपिनियंस को एनालाइज किया जाता है। सारे ओपिनियंस को एनालाइज करने के बाद एक कॉमन रिजल्ट पे आते हैं। सारे ओपिनियंस को एनालाइज करने के बाद एक कॉमन रिजल्ट पे आते हैं, हम कंक्लूजन पे आते हैं कि डिमांड कितनी होगी। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? तो एक्सपर्ट्स आर प्रोवाइडेड विद इंफॉर्मेशन। कंपनी पहले एक्सपर्ट्स को इंफॉर्मेशन देगी अपने प्रोडक्ट की, भाई ये प्रोडक्ट है, ऐसे है, इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, इस प्रोडक्ट की डिमांड फोरकास्टिंग करनी है। और ओपिनियन फीडबैक्स ऑफ अदर एक्सपर्ट्स एट डिफरेंट राउंड्स आर रिपीटेडली क्वेश्चन्ड for their opinion and comments till consensus emerges। जब तक कॉमन रिजल्ट निकल के नहीं आता, जब तक एक कॉमन रिजल्ट निकल के नहीं आता, तब तक ओपिनियंस को आपस में एक्सचेंज किया जाता है, राउंड्स होते रहते हैं। और जब रिजल्ट आता है कॉमन,
उसके बाद देखते हैं कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। तो डिमांड फोरकास्टिंग कैसे की जा रही है बच्चों? एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के बेस पे, ना कि बायर के, ना कि सेलर के। बहुत ही सिंपल मेथड था बच्चों, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। इससे पहले हमने पढ़ा बायर इंटेंशन मेथड, इसके अंदर 3 मेथड पढ़े, कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड और हमारा सैंपल सर्वे मेथड, उसके बाद एंड यूज मेथड। फिर हमने पढ़ा सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड या फिर ग्रास रूट्स अप्रोच। उसके बाद हमने पढ़ा बच्चों एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। तो अब तक हम 3 मेथड पढ़ चुके हैं किसके? डिमांड फोरकास्टिंग के। तो तीनों ही मेथड बहुत इंटरेस्टिंग थे। जो एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड है ये टाइम सेविंग है बच्चों। बोलो क्यों? क्योंकि इस मेथड में हम बायर का इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, हम सेल्स पर्सन का इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, हम एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं सीधा आप बता दो डिमांड क्या होगी। तो वहां पर एज कंपेयर टू प्रीवियस मेथड ये मेथड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग कम है बच्चों। ठीक है, इन मेथड्स के बाद जो आगे मेथड शुरू होता है वो होता है बच्चों स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो बच्चों स्टैटिस्टिकल मेथड्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा है? वो है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। ध्यान देना बच्चों, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस मेथड में हम बात कर रहे हैं बच्चों किस चीज की? कि पास्ट में आपकी सेल्स का ट्रेंड या आपके प्रोडक्ट की डिमांड का ट्रेंड क्या था, और प्रेजेंट में क्या है, और आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स में सबसे पहले हम बच्चों डेटा कलेक्ट करते हैं। तो डेटा जो आपने कलेक्ट किया हुआ है अपनी सेल्स का पिछले कुछ सालों का, उसके बेस पे आप आज प्रेजेंट का डेटा देखेंगे, आज क्या है और कल क्या होगा। तो हम प्रीवियस डेटा को क्रोनोलॉजिकली मतलब कि टाइम वाइज अरेंज करेंगे, सीरीज बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या सेल्स थी पहले और आज कितनी और कल क्या होने वाली। तो हमें फ्यूचर का ट्रेंड पता चल जाएगा कि कल क्या होगा। तो डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं हम ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग कि आज ट्रेंड या पैटर्न क्या चल रहा है, पहले पैटर्न क्या था और कल क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं इस मेथड की इंट्रोडक्शन की, क्या बोल रहा है। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड। दूसरा ऑल्सो नोन एज नेव अप्रोच। नेव मतलब बहुत सिंपल, बहुत सीधी अप्रोच है। अंडर दिस डेटा ऑन सेल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज क्रोनोलॉजिकली अरेंज। हम सेल्स का डेटा टाइम वाइज अरेंज कर लेंगे, 2012, 13, 14 एंड सो ऑन, और 2000 आने वाले 22, 23, 24, 25 में क्या सेल्स होंगी हम वो अंदाजा लगा सकते हैं बच्चों। तो it is assumed that the past sales pattern will continue in the future। हम assumption लेके चल रहे हैं जो पास्ट में पैटर्न चल रहा था वो आज भी चल रहा है, वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर में भी चलेगा। पर ये assumption जो है मीनिंगफुल नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा कुछ नहीं पता बच्चों। बट हम assumption बेस कि आज जो ट्रेंड है वो पहले से चलता आ रहा है तो कल भी ऐसे ही चलेगा, हम भी मान के चल रहे हैं इस मेथड के अंदर, इसलिए बोलते हैं नेव अप्रोच है। तो दिस टेक्निक ऑफ ट्रेंड प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन टाइम सीरीज डेटा और ग्राफिकल मेथड या फिटिंग ट्रेंड लाइन मेथड भी इसमें हम यूज करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइम सीरीज क्या है, और टाइम सीरीज के बेस पे ग्राफिकल मेथड से आप कैसे डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हो। आप एग्जांपल के थ्रू समझिएगा बच्चों ध्यान से कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो हम शुरू कर रहे हैं बच्चों स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड के अंदर सबसे पहला जो मेथड है बच्चा वो है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, जिसमें हम ट्रेंड के बेस पे, पैटर्न के बेस पे डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे। ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड में सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं बच्चों ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम टाइम सीरीज बनाते हैं। टाइम सीरीज बनाते हैं बच्चों। मान लीजिए, मान लीजिए हम यहां लिखते हैं बच्चों टाइम ईयर्स में, और उसके बाद यहां लिखते हैं बच्चों सेल्स। सेल्स इन लाख यूनिट्स, इन लाख यूनिट्स। ठीक है बच्चा। इसके बाद मान लीजिए हम सेल्स शुरू करते हैं 2015 से, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद हम सेल्स लिखते हैं बच्चों। मान लो 150 लाख यूनिट सेल हुई 2015 में, 170 लाख यूनिट सेल हुई 2016 में, ऐसे ही 190 यूनिट्स, 198 लाख यूनिट्स,
5 लाख यूनिट्स, 218 यूनिट्स, 268 यूनिट्स। इस तरह से हमने बच्चों टाइम सीरीज बना ली। हमने ईयर लिया और हमने सेल्स लिया। सेल्स एक्स वाई जी कोई भी कंपनी की सेल्स हमने ले ली। उसके बाद इस टाइम सीरीज के बेस पे अगर मैं आपको बोलूं बच्चों, इस टाइम सीरीज को ग्राफ में प्लॉट कर दीजिए, इस टाइम सीरीज को ग्राफ में प्लॉट कर दीजिए और बताइए कि ट्रेंड क्या देखा और आगे का ट्रेंड क्या होगा बच्चों। तो इस टाइम सीरीज को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, बहुत सिंपल है बच्चों। इस टाइम सीरीज को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बच्चों एक्स एक्सिस पे हमने लिखा टाइम ईयर्स में, और वाई पर लिखा हमने सेल्स इन लाख यूनिट्स। ठीक है बच्चों, इन लाख यूनिट्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड ने लिया बच्चों 2015 से शुरू किया था, 2015 से हमने शुरू किया बच्चों। उसके बाद 15 से लेके 2021 तक हमने लिया बच्चों, 2021, 2015, 2016, 2017, 2018, 19, 20 एंड 21। फिर हमने सेल्स देखी बच्चों। जो कंपनी की सेल हुई, शुरू हुई 150 यूनिट से, 170 यूनिट्स, 190 यूनिट्स, मान लीजिए 2015 में 150 यूनिट्स, 16 में 160 यूनिट्स या 70 यूनिट्स, फिर 80 यूनिट्स, 195 यूनिट्स, या कितने भी बच्चों 198, 205 यूनिट्स, 218 यूनिट्स और 216 यूनिट्स। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे जो ट्रेंड है वो इस तरह जा रहा है। आपका जो ग्राफ है बच्चों वो इस तरह से जा रहा है। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में क्या ट्रेंड होगा, तो आप इस ट्रेंड के बेस पे इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं बच्चों, इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हैं। ये आपका है ट्रेंड, ये आपका है ट्रेंड। आपको पैटर्न पता चल गया कि क्या पैटर्न चल रहा है। ये आपका पास्ट का पैटर्न है बच्चों। पास्ट के पैटर्न के बेस पे और प्रेजेंट के पैटर्न के बेस पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आगे भी हमारा ग्राफ ऊपर ही जाएगा। तो इस ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड में ग्राफ के बेस पे आपने फोरकास्ट किया कि कल हमारी डिमांड क्या होगी, कल हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी। इसको बोलते हैं बच्चों आप ग्राफिकल मेथड। तो ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड में सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। देखिए बच्चों ध्यान से क्या लिखा है। तो ग्राफिकल मेथड क्या है, दिस इज द सिंपलेस्ट टेक्निक। देखो बहुत सिंपल था, आपने टेबल को ग्राफ में प्लॉट कर दिया बच्चों और ट्रेंड निकाल लिया। अंडर दिस मेथड ऑल वैल्यूज ऑफ सेल, हमने सारी वैल्यूज को डिफरेंट ईयर्स के हिसाब से प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद फ्री हैंड कर्व बनाया और फ्री हैंड कर्व सारे पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स पॉसिबल हो सकते थे सबसे पास किया और डायरेक्शन पता चल गया कि फ्री हैंड कर्व से आपका ट्रेंड कहां जा रहा है और कल कहां जाएगा। बहुत सिंपल मेथड है, इसको बोलते हैं वेरी सिंपल मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, ट्रेंड प्रेडिक्शन मेथड में ग्राफिकल मेथड। तो बच्चों अभी तक हमने 3 मेथड कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले बायर इंटेंशन सर्वे मेथड, और उसके बाद पढ़ा हमने सेल्स फोर्स ओपिनियन, जिसे बोलते हैं हम ग्रास रूट्स अप्रोच। देन हमने किया कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। उसके बाद हमने शुरू किया बच्चों स्टैटिस्टिकल मेथड्स में ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड के अंदर ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड हमने खत्म किया बच्चों। अब इस मेथड के बाद जो आगे के मेथड्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, उन मेथड्स को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने जितना भी किया बच्चों, सारे मेथड्स को कंपेयर करो, रिवाइज करो अच्छे से, सबके मेरिट्स डिमेरिट्स देखो, कौन सा एक्सपेंसिव है, कौन सा इनएक्सपेंसिव है, कौन सा टाइम कंज्यूमिंग है, कौन सा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, और उसके बाद उनके फीचर्स को देखते हुए उन्हें कंपेयर करो। इन मेथड्स को करने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे बच्चों फिटिंग ट्रेंड लाइन, फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन, या फिर लीस्ट स्क्वायर मेथड, और बाकी बचे हुए मेथड्स। तो आई होप नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे, ये टॉपिक फिनिश कर लेंगे बच्चों। तो आज क्लास को यही क्विट करते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय।